नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। ये किसी सुपर संडे से कम नहीं था जब खबर आई कि अजीत पवार ने एनसीपी तोड़ दी है और वो एनसीपी के 40 विधायकों के साथ बीजेपी से जा मिले हैं। सुप्रिया सुले के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद कयास तो सब लगा रहे थे कि अजीत पवार का एनसीपी में गुजारा होना मुश्किल है, लेकिन ये सब इतना जल्दी होगा इस बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीपी में बगावत भी इतने बड़े लेवल पर हुई है कि बगावत की इस आंधी में एनसीपी के बड़े बड़े पेड़ गिर गए। और तो और हाल ही में कार्यकारी अध्यक्ष के पद से नवाजे गए प्रफुल्ल पटेल भी एनसीपी को तोड़ देंगे, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। हैरानी इस बात की होती है कि प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के इतने करीबी थे कि शरद पवार उनसे पूछे बिना कोई भी फैसला नहीं लेते थे। ऐसा ही एक नाम है छगन भुजबल का, जो एक वक्त में एनसीपी का चेहरा हुआ करते थे। उन्होंने भी पार्टी को तोड़ने में अपना किरदार निभाया। बात हसन मुशर्रफ की करें तो वो भी पार्टी के पुराने लीडर हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेताओं ने पार्टी तोड़ी क्यों? अजीत पवार का तो समझ में आता है कि पार्टी में उन्हें अपनी जगह नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से उनके एनसीपी छोड़ने की खबरें आम थी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि शरद पवार क्या करेंगे। क्या 83 साल की उम्र में पवार फिर से गुगली फेंकेंगे, जैसे उन्होंने हाल के बयान में कहा था कि साल 2019 में 80 घंटे में बीजेपी की सरकार गिराना उनकी गुगली थी, जिसमें बीजेपी क्लीन बोल्ड हो गई। लेकिन इस बार बारी थी देवेंद्र फडणवीस की, और फडणवीस ने तो पवार पर ऐसा बाउंसर मारा है कि फिलहाल तो शरद पवार चारों खाने चित नजर आ रहे हैं। हालांकि ये भी देखना होगा कि आगे चलकर अजीत पवार के साथ एनसीपी से टूटकर आए विधायक कितने दिन तक उनके साथ रहते हैं, क्योंकि बीजेपी और एकनाथ शिंदे में भी कई ऐसे महत्वाकांक्षी विधायक हैं जो मंत्री पद पाना चाह रहे थे। और इस बात की चर्चा जोरों पर थी कि महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट एक्सपेंशन होने जा रहा है। अजीत पवार समेत 8 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। ऐसे में ना तो बीजेपी और ना ही शिंदे कैंप के विधायक मंत्री बन पाए हैं, जबकि एकनाथ शिंदे कैंप के कई ऐसे विधायक हैं जो बेहद मजबूत हैं और उनकी पकड़ अपने क्षेत्रों में अच्छी है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने तो ये दावा कर दिया है कि बीजेपी ने एनसीपी को इस वजह से तोड़ा है ताकि एकनाथ शिंदे से पिन छुड़ाया जा सके। 40 विधायक होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली, जबकि 105 विधायकों के साथ देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। खबरें तो आती थी कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी विधायक भी इस बात की शिकायत कर रहे थे कि इस सरकार में उनके काम नहीं होते और उनके क्षेत्र में विकास की तमाम योजनाएं अटकी पड़ी हैं। दरअसल बीजेपी को यह मालूम है कि जब तक कोई गेम में रहता है तो वो खेल को पलट सकता है, लेकिन अगर वो खेल से ही बाहर हो जाए तो बाजी पलटना मुश्किल होता है। यही वजह है कि मन मार कर ही सही देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, ताकि वो सत्ता में बने रहें और सत्ता में बने रहने के दौरान ही सत्ता का इस्तेमाल कर कुछ ऐसा खेल कर दें कि मुख्यमंत्री की कुर्सी दोबारा उनके हाथ में आ जाए। एक बात यह भी कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे गुट के 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने का जो मामला चल रहा है, अगर उसका फैसला उनके खिलाफ आता है तो महाराष्ट्र में सरकार गिर जाएगी। ऐसे में अजीत पवार के बीजेपी की सरकार में शामिल होने का एक मतलब ये भी है कि फैसला एकनाथ शिंदे के पक्ष में आए या विपक्ष में, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चलती रहेगी। राज्य के स्तर पर देखें तो एनसीपी का टूटना महाराष्ट्र की राजनीति को एक अलग दशा और दिशा देगा, साथ ही केंद्र की राजनीति पर भी ये बड़ा असर डालेगा। यही वजह है कि एनसीपी के टूटने के बाद शरद पवार ने बयान दिया कि इस खेल का कोई खिलाड़ी है तो वो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो एनसीपी को तोड़ने के लिए उनको बधाई देते हैं। एनसीपी के टूटने से विपक्ष को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोकसभा सीटों के हिसाब से महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र ही ऐसा राज्य है जो तय करता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र आघाड़ी सरकार में अलग अलग विचारधारा के 3 दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी, कुछ ऐसा ही प्रयोग एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में करने वाले थे। अगर ऐसा होता तो बीजेपी की लोकसभा सीटों का आंकड़ा महाराष्ट्र में घट सकता था, लेकिन अब फिलहाल ये खतरा नजर नहीं आता। हालांकि राजनीति में कुछ भी कहना बेहद मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर बेहद तेजी से उतार चढ़ाव होते हैं।
और ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती। अब एनसीपी के टूटने के बाद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए इतना अहम राज्य इस वजह से भी है कि इस बार बीजेपी को बिहार में लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने तय किया है कि वो मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में इन दोनों पार्टियों का वोट प्रतिशत मिला लिया जाए तो ये आसानी से बिहार में बीजेपी को पटकनी दे सकते हैं। और यही वजह है कि बीजेपी बाकी राज्यों में लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहती है और महाराष्ट्र उनमें से एक है। हालांकि महाराष्ट्र में भी चीजें आसान नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त तो शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की यही कोशिश होगी कि मंत्री पद की आस में बैठे विधायकों से कुर्सी छीनकर अजीत पवार के गुट के विधायकों को दे दी गई तो एकनाथ शिंदे और बीजेपी में भी फूट पड़ सकती है। खैर, पॉलिटिकल घटनाक्रम महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक बहुत तेजी से बदल रहा है। ऐसे में पॉलिटिकल मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले समय में ऐसे बहुत से सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।